वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे कि पाकी और नापाकी क्या होती है। ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था, एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दे। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर एक आक्रमण था। और ये बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना करीब क्यों है? क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? माननीय सभापति महोदय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लिखे हुए इस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संरक्षण का, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के संरक्षण का वादा किया। बाबा साहेब ने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो, और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। मान्यवर, वक्फ बिल ला करके जिन्होंने इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार। वक्फ के बारे में आपको जानकारी, वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है हर मुसलमान के लिए, जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे, मुसलमान के अलावा, कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में। और पूर्णतः लिखा और या भागतः लिखा तो आपने पूरी तैयारी कर करके लिखा। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। और सरकारी लैंड कौन सी है?
उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं, उसमें ईदगाहें हैं, गांव-गांव के अंदर बनी हुई मसाजिद हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने वक्फ बाय यूजर खत्म करा दिया। ये इतना बड़ा हथियार दे दिया कि आप जाइए लड़ते रहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि साहब अब जब कोई विवाद पैदा होगा तो उस विवाद की स्थिति में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको सुनने का काम करेगा और वो तय करने का काम करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन वो तय कब करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं, और जब तक वो तय नहीं करेगा वो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार रहने का काम करेगी। ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं, आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं। यह बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा, वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मान्यवर, इसे कमजोर करने का काम मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभी हमें सौगाते मोदी मिली, एक सेकंड, हमें सौगाते मोदी मिली, हमें सौगाते मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगाते मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगाते मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगाते मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए, हमें सौगाते मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है। क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है? अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है, ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं।
जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अध्यक्ष महोदय, ये देश मिली जुली संस्कृति से चला है, कुछ हमने सीखा, कुछ उन्होंने सिखाया। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सबको बराबरी का हक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद निकली है अध्यक्ष महोदय, वो परंपरा रही है, न केवल मैं जाता हूं बल्कि कोई दल का नेता ऐसा नहीं न जाता हो उस कार्यक्रम में शामिल होने। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री, सभी धर्मों के नेता आते हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या साजिश थी, षड्यंत्र था कि वहां पर कुछ पाबंदी लगी हुई थी। अगर किसी कारण पाबंदी लगी हुई थी तो बात समझ में आती है, लेकिन जब जानकारी हुई है, किसी को नहीं पता था कि पाबंदी क्यों लगी है कि आप नहीं जा सकते वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने। क्या यही भारत है, यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। मैं दूसरे धर्म के बारे में नहीं जा सकता, मैं केवल यही बताता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी जहां से आता हूं,
मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और ये बिहार के चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 मेंबर बना दिया, इस बार मैं भी देखूंगा आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी महिला लोगों को टिकट देंगे वहां पर। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा। सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। वक्त एक सर, हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था, उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वर्क मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था, इसमें वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट, और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था, और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 तक 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। मेरा कहना है कि हम लोग शांति से बैठ के सुनेंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दें, ऐसे आप आरोप ना लगाए। मेरा यही कहना है, आप तर्क बताइए कहाँ मिसलीड हुआ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा, और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा। और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा
उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, ये बिल हमारे देश की अखंडता, ये बिल हमारे संवैधानिक मूल्य, ये देश हमारे अल्पसंख्यकों की सम्मान, ये देश हमारे अमन, शांति और सदन और जेपीसी में जिस प्रकार से विचार होना चाहिए था उस सब के विरोध में है। और इसलिए आज पूरा इंडिया अलायंस आज इस बिल के विपक्ष में खड़ा हुआ है। और यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहें News-7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।